हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज का हमारा टॉपिक है जियोग्राफी से भूकंप। इस टॉपिक से रिलेटेड आज के इस वीडियो में हम 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे और भूकंप टॉपिक को अच्छी तरह से समझेंगे। पहले भी बहुत सारे एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जा चुके हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो बेल है उस पर ऑल प्रेस ज़रूर कर लें। पहले हम इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझेंगे, उसके बाद मैं इस टॉपिक से रिलेटेड 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करवा दूंगी। भूकंप क्या होता है? भूकंप का अर्थ सीधा सा ये है कि पृथ्वी में कंपन होना, वाइब्रेशन होना। ठीक है, साधारण अर्थों में कहा जाए कि एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जिसमें पृथ्वी के भूपटल में आकस्मिक हलचल होने से कंपन पैदा होती है। ठीक है, ये प्राकृतिक घटना है और पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसमें ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तरंगे होती हैं कुछ PSL, 3 टाइप की तरंगे निकलती हैं। ठीक है, और ये सारी दिशाओं में फैलकर भूकंपीय घटनाओं को जन्म देती हैं। ठीक है, देखिए इससे पहले हमें समझना पड़ेगा एक थ्योरी का नाम है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इसमें क्या है, जैसे कि देखिए ये जो हमारी पृथ्वी है ना, ये कुछ प्लेट्स में बटी हुई है। यहाँ पर कुछ प्लेट्स हैं जिसको हम इस तरह से समझेंगे। ये मान लीजिए 2 प्लेट हैं। ठीक है, तो देखिए अब इनमें कुछ ना कुछ डायरेक्शंस होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी हलचल हो जाती है। ठीक है, तो ये जो 2 प्लेट हैं, ठीक है, अब एक प्लेट ऊपर के डायरेक्शन में और एक प्लेट नीचे के डायरेक्शन में जब ये एक दूसरे से टकराती हैं तो ऐसे में हम इसको कहते हैं रूपांतर गति। ठीक है, इस डायरेक्शन में जो चलती है तो इसे हम रूपांतर गति कहते हैं। इससे भूकंप पैदा होता है। ठीक है, अब देखिए जब ये प्लेट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है ना, एक दूसरे से जब दूर जा रही होती है तब हम इसे अपसरी गति कहते हैं। ठीक है, अपसरी गति कहते हैं। इससे ज्वालामुखी बनते हैं। और अभिसारी गति क्या होती है? जब दोनों प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, ठीक है, तब पर्वतों का निर्माण होता है। समझ गए आप? तो देखिए जो प्लेट्स हैं, यहाँ पर इतनी सारी जो प्लेट्स हैं, इनमें जिस डायरेक्शन के हिसाब से चलती हैं उस डायरेक्शन के हिसाब से हमारी पृथ्वी में चेंजेस आते हैं। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट जा रही हैं, रूपांतर गति भूकंप कहेंगे। ठीक है, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, अपसरी गति, जिसे ज्वालामुखी बनेंगे। ठीक है, और एक दूसरे से अगर टकरा गई और टकरा के ऊपर चढ़ गई तो ये अभिसारी गति, जिससे पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, इसी को हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं। एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है रीड। ठीक है, यहाँ से पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। रीड, ये साइंटिस्ट, इन्होंने एक तरह का सिद्धांत दिया था, उसका नाम है इलास्टिक रिबॉन्ड थ्योरी, प्रत्यास्थ पुनः सिद्धांत। ठीक है, प्रत्यास्थ पुनः सिद्धांत, इलास्टिक रिबॉन्ड थ्योरी। इलास्टिक आपको पता है कैसी होती है, उसे अगर हम खींचें, ठीक है, तो वो काफ़ी लंबी हो जाती है। ठीक है, अगर ये नॉर्मल इलास्टिक है तो खींचने पे ये लंबी हो जाएगी और अगर इसे छोड़ देंगे हम तो वापस से इसके पोजीशन में आ जाएगी। ठीक है, तो जब पोजीशन में वापस आएगी तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा। ठीक है, हलचल होगी उसके अंदर जब वो वापस अपनी पोजीशन को ले रही होती है। तो यही बात रीड ने यहाँ पर अप्लाई करी कि इन्होंने कहा कि इस सिद्धांत के अनुसार यदि जो चट्टानें हैं हमारी पृथ्वी में, उन पर अगर उनकी प्रत्यास्थ सीमा से अधिक दबाव या तनाव पड़ता है तो चट्टानें टूट जाती हैं तथा अपनी जो मूल स्थिति है वापस अपने उस पोजीशन में आने के लिए ये पुनः प्रयास करने लग जाती हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, भूकंप के जो झटके हैं ये यहाँ पर फील होते हैं। ठीक है, तो देखिए जिस पॉइंट पर कैसी हलचल हो रही होती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस भूकंप मूल केंद्र। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में कि जहाँ पर ये प्रोसेस हो रही होती है, ठीक है, भूकंप की जो तरंगे जहाँ से उत्पन्न होती हैं, ठीक है, भूकंप की तरंगे यहाँ से उत्पन्न होंगी, तो जिस पॉइंट से हो रही होती है ना उत्पन्न, उसे हम कहते हैं फोकस या भूकंप मूल या भूकंप केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से तरंगे निकल के जाती हैं। ठीक है, 3 तरह की तरंगे निकलती हैं, मैंने बताया आपको PSL। ठीक है, तो ये जो 3 तरंगे होते हैं, ठीक है, अब इसको हम समझेंगे इन तरंगों को आगे। तो ये जो सबसे पहले जहाँ पर इसको हम फील करते हैं भूकंप के झटकों को, सबसे पहले हमेशा याद रखिएगा बिल्कुल इसके ऊपर ही फील किया जाएगा।
उसे हम कहते हैं एपी सेंटर। ठीक है, हिंदी में कहेंगे भूकंप अधिकेंद्र। क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे एग्जाम में कि जो भूकंप की तरंगे होती हैं जहाँ पर सबसे पहले फील की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे एपी सेंटर, भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं कि जो 3 तरह की तरंगे इसमें निकलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे। पहले हम पी तरंगे को समझेंगे। ठीक है, पी तरंगे, इन्हें हम प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं। यह भूकंपीय तरंगे सबसे तीव्र गति से चलती हैं और ये सबसे पहले एपिसेंटर पर सबसे पहले पहुंचती है। ठीक है, एपिसेंटर जहां, वो पॉइंट जहां पर हमें सबसे पहले भूकंप के झटके महसूस होते हैं। ठीक है, इसकी जो गति है, स्पीड है, वो क्या है? 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और यह जो तिरंगे हैं ये सॉलिड लिक्विड दोनों माध्यमों से होकर गुजर सकती है। ठीक है, सॉलिड लिक्विड जैसे कि आपको पता है पृथ्वी के अंदर पानी होता है। ठीक है, और चट्टानें भी हैं, तो ये जो पी तरंगे हैं ये चट्टान और पानी दोनों से होकर गुजरती है और सबसे पहले पृथ्वी के जिस पॉइंट में हम इसे फील करते हैं वो होता है एपिसेंटर। ठीक है, वैसे चारों डायरेक्शन में घूमती हैं लेकिन सबसे पहले कहाँ फील होगी? यहाँ, बिल्कुल इसके जस्ट ऊपर। ठीक है, जहाँ से फोकस है उसके जस्ट ऊपर से, ठीक है, जहाँ से तरंगे निकल रही है ना उसके जस्ट ऊपर सबसे पहले हमें ये फील होगी। ठीक है, तो ये सॉलिड और लिक्विड दोनों माध्यमों से गति करती है, आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। एस तरंगे, ठीक है, सेकेंडरी वेव, सेकेंड नंबर, दूसरे नंबर की जो वेव्स हैं इसे हम सेकेंडरी वेव्स के नाम से भी जानते हैं और ये सिर्फ सॉलिड माध्यमों से गति करती है। ठीक है, सॉलिड माध्यम मतलब सख्त चट्टानों से होकर ही ये गुजरती है, लिक्विड माध्यम में ये गति नहीं करती है। ठीक है, ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी जो तरंग है वो लिक्विड माध्यम से गति नहीं करती है, तो वो है सेकेंडरी वेव। ठीक है, एस वाली। ठीक है, एस फॉर सेकेंडरी, एस फॉर सॉलिड। सॉलिड से याद रहेगा कि ये सिर्फ सॉलिड से निकलती है, एस से सॉलिड हो जाएगा और ये लिक्विड से नहीं गुजरती है। ठीक है, इसकी जो गति है, स्पीड है, वो है 4 से लेकर 6 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए जो एल तरंगे हैं, एल फॉर लास्ट, ठीक है, सबसे आखिरी में आती है ये, इन्हें हम लॉन्ग पीरियड वेव कहते हैं। ठीक है, सरफेस वेव भी कहा जाता है। लॉन्ग पीरियड इसलिए, लॉन्ग इसलिए क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग, ठीक है, बहुत ही समय ले लेती है, बहुत ही लंबा समय ले लेती है हमारी सतह तक आने में। ठीक है, पृथ्वी की सतह तक आने में। यह तरंगे एपिसेंटर पर सबसे आखिरी में पहुंचती है और यह सबसे कम गति वाली भूकंपीय तरंगे होती हैं। ठीक है, देखिए सबसे आखिरी में पहुंचती है मतलब सबसे लास्ट में पहुंचती है, तो एल फॉर लास्ट और एल फॉर एल तरंगे। ठीक है, लॉन्ग पीरियड वेव और सरफेस वेव के नाम से भी इसे हम जानते हैं। सभी तरंगों में सबसे अत्यधिक विनाशकारी एल तरंगे होती हैं। ये जो एल तरंगे हैं ये सबसे आखिरी में आएंगी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी होती है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से हम समझ गए कि भूकंप क्या होता है। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल था ये टॉपिक। अब इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज कवर करेंगे। प्रत्यास्थ पुनर्संचलन सिद्धांत, ठीक है, इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? किसकी करता है? ये भूकंप की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। ठीक है, किस साइंटिस्ट के द्वारा दी गई है? रीड साइंटिस्ट के द्वारा। ठीक है, इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन्होंने क्या बताया था? इनके अनुसार बताया गया था कि इस सिद्धांत के अनुसार यदि चट्टानों पर उनकी प्रत्यस्थ सीमा से अधिक दबाव या तनाव पड़ता है तो जो चट्टानें होती हैं वह टूट जाती हैं। टूट जाने के बाद ये वापस अपनी उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, जो उसकी मूल स्थिति थी उसको प्राप्त करने के लिए ये कुछ ना कुछ फोर्स लगाती है। ठीक है, तो जिसके फलस्वरूप क्या फील होता है? भूकंप के झटके। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनर्संचलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ठीक है, किसने किया है? अभी साइंटिस्ट का नाम बताया मैंने, रीड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना टॉपिक मैंने जब अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि पृथ्वी के अंदर तक तो हम नहीं घुस सकते, लेकिन पृथ्वी के अंदर क्या है ये जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्या है? भूकंप विज्ञान है। ठीक है, कि पृथ्वी के अंदर क्या है, क्रस्ट मेंटल कोड जब हम पढ़ रहे थे तो ये सबसे बेहतर जो तरीका है पता करने का कि पृथ्वी के अंदर क्या है, तो ये है भूकंप विज्ञान। ठीक है, देखिए भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहते हैं? याद कीजिए, उस इमेज में मैंने बताया था आप लोगों को
कि जो भूगर्भ है ना, उसे हम भूगर्भ कहते हैं। जैसे इमेज थी उसे जहाँ पर भूगर्भ में जिस स्थान में भूकंपीय तरंगे की उत्पत्ति होती है, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, क्या कहते थे हम उसे? इसका करेक्ट आंसर होगा भूकंप केंद्र। ठीक है, भूकंप केंद्र। भूकंप अधिक केंद्र नहीं कहेंगे, ये तो वो पॉइंट है जहाँ पर हमें सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर भूकंप हम फील कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप मूल, है ना, वही बात है, भूकंप मूल या भूकंप केंद्र भी उसी को कहते हैं ना, फोकस। वह स्थान होता है, कौन सा स्थान होता है, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। ठीक है, भूकंप की उत्पत्ति जहाँ से होती है ना, भूकंप की उत्पत्ति कहाँ से होती है, भूगर्भ से होती है। भूगर्भ मतलब कि हमारे पृथ्वी के अंदर। अधिक केंद्र, एपिसेंटर भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है। ठीक है, एपिसेंटर किसे कहते हैं हम, भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से। ठीक है, भूकंप का जो उद्गम केंद्र है, ठीक है, जो भूकंप का जो फोकस वाला जो पॉइंट था उसके बिल्कुल ऊपर का, जहाँ पर सबसे पहले हमने फील किया था भूकंप को, भूपृष्ठ बिंदु, ठीक है, उसे हम कहते हैं अधिक केंद्र, एपिसेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? वही क्वेश्चन, देखिए इसको एक और नाम से जानते हैं तो याद रखिएगा, इसे हम उत्केंद्र भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को हम क्या कहते हैं, उत्केंद्र भी कहते हैं। ठीक है, एक और नाम से जाना जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं, किस तरह की होती हैं, एल तरंगे होती हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर P या फिर S भी लिखा रहता तो आप उसमें भी टिक लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुँचाती है, सबसे ज़्यादा क्षति पहुँचाती है? L फॉर लास्ट, जो सबसे लास्ट में आती है। ठीक है, देखिए इनके भी कुछ ना कुछ नाम हैं, तो इसे हम दीर्घ पृष्ठीय के नाम से जानते हैं। ठीक है, दीर्घ पृष्ठीय, एक और इसका नाम है L तरंगों का दीर्घ पृष्ठीय। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाने वाली तरंग है और ये सबसे लास्ट में आती है क्योंकि इसकी स्पीड काफ़ी कम है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखिए ये है वो कथन कि समभूकंपीय रेखा का आकार नियमित रेगुलर होता है। ठीक है, इस पॉइंट को आगे समझाऊंगी मैं, तो ये गलत है यहाँ पर। बाकी सारे पॉइंट सही हैं, जैसे कि भूकंप के कारण समान बर्बादी वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप रेखा कहते हैं, हाँ ना। ये देखिए समभूकंपीय रेखा को यहाँ एक्सप्लेन करके इन्होंने बताया है कि जो भूकंप के कारण समान बर्बादी वाले स्थान को मिलाने वाली जो रेखा है उसको हम समभूकंपीय रेखा कहते हैं। ठीक है, उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ आते हैं वह सहभूकंप रेखा कहलाती है। ठीक है, समभूकंप रेखा अलग है और सहभूकंप रेखा दोनों अलग है। ठीक है, भूकंपीय तरंगों को अंकित करने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ कहलाता है। ठीक है, भूकंप की जो तरंगे हैं, ठीक है, इसको मेज़र करने वाला जो यंत्र है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, सिस्मोग्राफ इसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी 3 तरह के स्केल होते हैं, जैसे मेन हम रेक्टर स्केल पढ़ते हैं। ठीक है, अभी एक्सप्लेन करके समझाऊंगी जब क्वेश्चन आएगा आगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखिए रेक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का एक यंत्र है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि जो भूकंपीय तरंगों को अंकित करने वाला जो यंत्र है उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। रेक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है। रेक्टर स्केल एक लोगारिथमिक स्केल होता है और यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है। ठीक है, देखिए रेक्टर स्केल से कितनी सारी चीज़ें नापी जाती है। रेक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापता है, ये भूकंप की ऊर्जा को भी मापता है और ये एक लोगारिथमिक स्केल है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर वैसे क्या होगा कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए इसमें तो सारे कथन सही है, मतलब कि इसमें से कोई नहीं। ठीक है, कोई सा भी ऐसा कथन नहीं है जो गलत है, सारे सही हैं इसमें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंत सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? ठीक है, देखिए काफ़ी आसान सा सवाल है, सुनामी कहेंगे हम इसे। ठीक है, सागरीय भूकंप, सागर के अंदर, ठीक है, ऐसा एरिया जहाँ पर सागर है, अगर उसके ज़मीन के नीचे, है ना, प्लेट्स टकरा रही हैं और भूकंप पैदा हो रहा है, तो ऐसे में भूकंप पैदा होगा तो यहाँ पे ऊपर जो सागर है, ठीक है,
अब अगर नॉर्मल ज़मीन पर होता है तो वहाँ की दीवारें गिर जाती, ठीक है, घर वगैरह टूट जाता, लेकिन सागर के अंदर हो रहा है तो वहाँ उसके ऊपर क्या है, समुद्र है, और समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न हो जाएंगी जिसकी वजह से क्या आ जाएंगी, सुनामी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या होता है। सुनामी कब आती है, सुनामी भूकंप की वजह से आती है, ठीक है, सागरीय भूकंपों के कारण आती है। सागर में अगर भूकंप आ गया तो जो लहरें हैं वहाँ की वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर उठेंगी और ऊपर उठते हुए वो ज़मीन से उधर किनारों से टकराने लग जाएंगे, और अगर वहाँ आसपास अगर घर वगैरह हैं, स्थानीय लोग हैं, तो उनके घर वगैरह भी डूब जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है, तो उसे हम सुनामी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं। 63% के लगभग भूकंप जो सबसे ज़्यादा आते हैं वो आते हैं परिप्रशांत महासागरीय पेटी में, ठीक है, परिप्रशांत महासागरीय पेटी में 63% के लगभग भूकंप आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंपों का प्रभाव महाद्वीप भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को हम किस नाम से जानते हैं। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ठीक है, सुनामी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी किस भाषा का शब्द है। आपको ये याद रखना है, सुनामी जो वर्ड है ना ये एक्चुअली जापानी भाषा का शब्द है, ठीक है, सुनामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं। किस देश में कहते हैं, ये जापान का वर्ड है, ठीक है, जापान का वर्ड है सुनामी वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल पदार्थों से होकर न गुजरने वाली जो भूकंपीय लहर है वो कौन सी है, ठीक है। पी मैंने बताया था कि सॉलिड लिक्विड दोनों से होकर गुजरती हैं, ठीक है। पी के बाद आता है एस, एस से हो गया सॉलिड, मतलब सिर्फ सॉलिड से गुजरती है, और जो एल वाली है सबसे आखिरी में आती है, लेकिन ये सॉलिड लिक्विड दोनों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो एस फॉर सॉलिड, ये सिर्फ सॉलिड से गुजरती है, तरल से नहीं गुजरती है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी वाला, ठीक है। ये एस वाली जो तरंग है ये सिर्फ एस से सॉलिड और एस से सेकेंडरी वेव, ठीक है, ये सिर्फ सॉलिड से गुजरती है, तरल से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। रिएक्टर स्केल किस काम में आता है, उसके मैंने अभी 3 महत्वपूर्ण पॉइंट बता दिए थे, है ना। तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लिया जाता है। सिस्मोग्राफ, ठीक है, सिस्मोग्राफ ये भूकंप किसके लिए होता है, ये भूकंप को मापने के लिए यूज़ किया जाता है, भूकंपीय तरंगों को, ठीक है, भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है, ठीक है। तो देखिए इसे याद करना आसान है, सिस्मोग्राफ से हम भूकंपीय तरंगों को मापते हैं, और सिस्मोग्राफी जो होता है ये भूकंप विज्ञान को हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है ना। ये बताया था मैंने, एक पॉइंट से समझाया था आपको, इसे हम समभूकंप रेखा कहेंगे, ठीक है, समभूकंप रेखा, ठीक है। सम से हो गया समान भूकंपीय तीव्रता, ठीक है, यहाँ समान लिखा है ना, समान से हो जाएगा सम का, समान का आप आधा सम ले लीजिए और इसको आप रिलेट कर लीजिए इससे, ठीक है, कि समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं समभूकंपीय रेखा, ठीक है। सहभूकंप रेखा नहीं कहेंगे इसको, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी क्षेत्र में उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहाँ भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं। तो देखिए अगर आपने समभूकंप याद कर ली, ठीक है, समभूकंप से हमने क्या याद रखा था कि यहाँ पर समान, ठीक है, समान बर्बादी वाले स्थान, ठीक है, उसके बारे में जहाँ पर जो रेखा खींची जाती है उसको हम समभूकंप कहते हैं। तो दूसरी क्या बच गई, सहभूकंप बच गई, ठीक है। तो आप ये आंसर टिक लगा दीजिएगा कि किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहाँ भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है उसे हम कहते हैं सहभूकंप रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समभूकंप रेखा का आकार प्राय कैसा होता है, ठीक है। इसका जो शेप होता है एक्चुअली ये किस तरह का होता है, तो ये होता है अनियमित, ठीक है, अनियमित होता है। ऐसा नहीं है कि जो उसका शेप है वो गोल होगा या कैसा होगा, ठीक है, अनियमित है, क्योंकि जो तरंगे निकल के आ रही हैं ज़मीन से वो चारों दिशाओं में फैल रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप का कारण क्या होता है। टेक्टोनिज्म, ठीक है, मैंने बताया था ना आपको, एक
समझाया था मैंने एक थ्योरी आपको, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है, जिसके माध्यम से हमने देखा था कि जैसे ये जो प्लेट है, ठीक है, एक अगर ऊपर की और एक और इस डायरेक्शन में, मान लीजिए इस डायरेक्शन में एक दूसरे से टकराती हुई गुजरेंगी तो भूकंप पैदा होगा, ठीक है। और अगर प्लेट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में अगर भागेगी तो क्या होगा, ज्वालामुखी का निर्माण होगा, ठीक है। और अगर प्लेट एक दूसरे से टकराते हुए एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं तो ऐसे में पर्वत का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। और ये जो प्लेट में जो ये प्रोसेस चलती है, इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। तो भूकंप का कारण क्या है, टेक्टोनिज्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निवल्य, ठीक है, अग्नि सर्कल ऑफ फायर प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहाँ कुल भूकंप का कितना परसेंट आता है, ठीक है, 68%, ठीक है। प्रशांत महासागर का जो प्रशांत महासागर है यहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, करीबन 68%, ठीक है। तो यहाँ पर अग्निवल्य सर्कल ऑफ फायर, ठीक है, सर्कल ऑफ फायर ये प्रशांत महासागर के उन विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पर भूकंप बहुत ही ज़्यादा अधिक आता है, करीबन पूरी दुनिया का 68% जो भूकंप आते हैं वो यहीं आते हैं, ठीक है। कहाँ पर, प्रशांत महासागर में, ठीक है। यहाँ पर भी एक एरिया को इन्होंने नाम दे रखा है अग्निवल्य, ठीक है, सर्कल ऑफ फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है, धरातल पर नहीं होती है, ठीक है, सुनामी धरातल में घटित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है, ठीक है, जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते, वो है भूकंप, ठीक है। इसका अनुमान नहीं लगा सकते हम, ये तो कुछ घंटे पहले ही पता चलता है कि आने वाली है, या फिर कुछ समय पहले ही पता चलता है, क्योंकि काफ़ी स्पीड से चल रही है ना। देखिए पी वेव की हमने स्पीड देखी, ठीक है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड, देखिए कितनी स्पीड से आ रही है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही है। वैसे जो ज़्यादातर जो भूकंप होते हैं ना वो सिर्फ पृथ्वी के 8 किलोमीटर की गहराई में ही होते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होते। करीबन 90% जो झटके ये जो वेव्स आती हैं ना, ये पृथ्वी के यहाँ करीबन सिर्फ 8 किलोमीटर के नीचे ही, गहराई में ही वहाँ से वेव्स निकलना शुरू हो जाती है, ठीक है, ज़्यादा नीचे से भी नहीं आती हैं। इसलिए देखिए कितना कम समय में ही ये धरती पर आ जाती हैं नीचे से होती हुई ये वेव्स, तो इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। वैसे बारिश का, इन सब का तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन भूकंप का लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है, इसलिए इतना सारा नुकसान होता है। वरना अगर पहले ही पता चल जाए 1-2 दिन पहले तो हम वक्त रहते यहाँ पर कुछ ना कुछ सेफ्टी के लिए कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है। करेक्ट आंसर हो गया एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन, ठीक है। एशियाई प्लेट के नीचे जब पैसिफिक प्लेट का अवगमन होता है तो ऐसे में एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले ये भूकंप का कारण बन जाता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है, पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व किसे कहा जाएगा, ठीक है। ये आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें आपको इसका आंसर ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कितने लोगों का इसका आंसर सही आता है। वीडियो पसंद आती है लाइक कर दे, शेयर कर दे, और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।